तो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे तो अपने जो तैयारी की किताबें हैं उनसे ही फुर्सत नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। लेकिन जो एकेडमिक्स और जो एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड बुक्स हैं उनके बियॉन्ड जाकर अगर आप कभी किताबें पढ़ते हैं तो आपकी ओवरऑल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, आपके सोचने समझने का नज़रिया बदलता है, इनरिच होता है, आपकी थॉट प्रोसेस में डेप्थ ज़्यादा आती है। और मेरा मानना है कि किताबें पढ़नी चाहिए। तो आज कुछ किताबों के साथ मैं आया हुआ हूँ। 5 किताबें हैं मेरे पास। इन सभी किताबों के बारे में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा बताऊँगा। अ, अभी फ़िलहाल मैं यही सारी किताबें हैं जो पिछले कुछ दिनों में पढ़ा हूँ या जो पढ़ रहा हूँ। जैसे कि पढ़ मैं ये रहा हूँ सराउंडेड बाय इडियट्स, और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक किताब जिसकी बात करते हैं वो है सुनसान के सहचर। सुनसान के सहचर बड़ी पतली सी किताब है। इस किताब में कितने पेजेज़ हैं? इस किताब में पेजेज़ हैं 103, ये जो मेरे पास है, और इसकी कीमत मात्र ₹35 के आसपास है। हाँ, 35 लिखा हुआ है यहाँ पीछे। और इसके राइटर हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक है? जो राइटिंग्स हो जो किताबें लिखी जाती हैं, उनमें एक जॉनरा, एक थीम होती है जिसे बोलते हैं यात्रा वृत्तांत या ट्रेवलॉग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो सुनसान के सहचर है ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का, ठीक है? और ये किताब लिखी तो बाद में गई है, लेकिन इसमें जो कलेक्शन है वो 1958 की उनकी जर्नी का है। 1958 में वो हिमालय की यात्रा कर रहे थे और 1 साल के लिए वहाँ पे थे। तो वहाँ पे जाते समय, वहाँ पे रहते समय उनके जो अनुभव थे उसको उन्होंने इसमें लिखा है। और इसका जो ये मतलब, ये जो हेडिंग है सुनसान के सहचर, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सुनसान के सहचर का मतलब क्या है? सुनसान का मतलब है अकेलापन, जहाँ पे कोई नहीं है, उस जगह के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? सुनसान। और सहचर का मतलब साथी, यार या दोस्त। तो जब ये लेखक हिमालय की यात्रा पर थे तो हिमालय में तो वहाँ कौन ही मिलता है, आपके साथ तो कोई होता नहीं है, और ये बिल्कुल अकेले थे। तो उस अकेलेपन के बीच में इन्होंने जो प्रकृति थी, जो वहाँ के जानवर थे, पेड़ पौधे, पहाड़ पत्थर, नदी नाले और आसपास की जो चीजें थी, वही उनके सहचर हो गए। और ऐसा होता है जब हम अकेलेपन में रहते हैं तो थोड़े समय के बाद ये होता है कि आसपास, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, लोग नहीं होते हैं पर हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वही हमारा सहचर हो जाता है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है और ये एक बहुत ही प्यारी सी किताब है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जो अक्सर बहुत ज़्यादा समय अकेलेपन में बिताते हैं और मेंटल हेल्थ के इश्यूज होने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, अकेलापन एकदम परेशान करने लगता है, ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को पढ़िए। और अकेलेपन का जो जीवन है, अकेलेपन का जो जीवन है वो बड़ी किस्मत से मिलता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। तो विचार कर सकते हैं, ऐसा पता तो लगभग हर किसी को होता है, लेकिन आसपास की चीज़ों को देखकर उन पर विचार कैसे करें, एक सकारात्मक नज़रिया कैसे रखें और वहाँ से अपने जीवन के लिए कैसे सबक निकालें, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको इस किताब में जानने को मिलेगा। ये किताब है सुनसान के सहचर, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की। इसको जरूर पढ़िए, समय निकालिए, पतली सी किताब है और सस्ती भी है, ठीक है? अगली किताब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स बाय स्वामी विवेकानंद। ये दोनों किताबें लगभग सेम थीम पे हैं। यहाँ पे भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, और स्वामी विवेकानंद के बारे में तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप सब पहले से ही जानते हैं। मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स। मेडिटेशन एक अंडररेटेड चीज़ है। जिन लोगों को नहीं पता होता है, जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया हुआ है, उन्हें इसकी अहमियत समझ में नहीं आती है, लेकिन ये एक ताकतवर चीज़ है, एक पावरफुल चीज़ है, जिंदगी को बदल देने की हैसियत होती है मेडिटेशन में। और क्यों करना जरूरी है, कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन के फायदे क्या हैं, तो ये एक किताब है, स्वामी विवेकानंद की किताब है। ये भी बहुत पतली सी किताब है। इसकी प्राइस हालांकि इस पे 175 रुपए लिखी हुई है, बट ये 175 की थी नहीं, ये सस्ती किताब थी। ये तो बस प्रिंट रेट इतना लिखा हुआ है। और इसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 144, 144 पेजेस हैं। और नंबर ऑफ पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन जब होते हैं, अलग अलग फॉन्ट सेटिंग करते हैं, अलग अलग टाइप सेटिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस घटते बढ़ते रहते हैं। बट इसकी इसकी जो प्रिंट है बड़ी प्यारी सी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेडिटेशन के बारे में इसमें जानने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से वो सभी लोग जो परेशान हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल से, फोकस नहीं कर पाते हैं, और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, अटेंशन डेफिसिट है लोगों में, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो
मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है और उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो ये पहली किताब सुनसान के सहचर, अगर आप अकेले में रह रहे हैं तो कैसे अपने आसपास की चीजों में ही अपना सहचर खोजें, और मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन अपने आप में एक ताकतवर चीज है। तो ये तो दोनों किताबें थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये बात कही जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ओवरटेक द ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है उसको ओवरशैडो कर जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस बात को लेकर जो डर है, कयास है, वैज्ञानिक तबके के बीच में काफी समय से लगाए जा रहे हैं। और उसी से रिलेटेड एक ये नॉवेल है फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन की राइटर है मैरी शेली। मैरी शेली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके हस्बैंड थे पीबी शेली। वैसे तो मैरी शेली की अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है, इनके हस्बैंड के साथ इनको जोड़कर मैं बताऊं तो इसे इस सेंस में मत लीजिएगा कि मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूं या इनको डिमीन कर रहा हूं। दरअसल पीबी शेली इंग्लिश के एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे और मैरी शेली उन्हीं की वाइफ है। और फ्रैंकेस्टीन इनकी पहली नॉवेल है। जब मैरी शेली और पीबी शेली की शादी हुई, जब इन्होंने शादी की, तब मैरी शेली एक राइटर नहीं थी, तब पीबी शेली यानी कि इनके हस्बैंड एक रिनाउंड, एक बहुत ही विख्यात लेखक थे। लेकिन मैरी शेली तब तक राइटिंग का काम नहीं करती थी। लेकिन पीबी शेली की संगत में रहते रहते इन्होंने भी सोचा कि चलो कुछ ना कुछ लिखते हैं, और इन्होंने पहला जो नॉवेल लिखा वो लिखा फ्रैंकेस्टीन। ये इनका पहला नॉवेल है, ये क्लासिक नॉवेल बन के निकला। फ्रैंकेस्टीन में कहानी क्या है, ऐसे ही मशीन की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ओवरटेक कर लेता है। तो फ्रैंकेस्टीन आज के समय में काफी रेलेवेंट है, जब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जब ऐसी बातें चल रही हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या रोबोट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को ओवरटेक कर लेंगे, ह्यूमन थिंकिंग को, ह्यूमन पावर को ओवरटेक कर लेंगे। ऐसे में फ्रैंकेस्टीन एक वंडरफुल रीड है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। हालांकि आज से करीब 150 साल पहले लिखी गई थी, तो लैंग्वेज जो इंग्लिश है उस समय वाली इंग्लिश है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, आराम से नॉर्मल 250 पेज की किताब है, तो इसको आराम से पढ़ा जा सकता है और मेरे ख्याल से इसको पढ़ना चाहिए। आज के समय में ये काफी रेलेवेंट है। तो ये 3 किताबें हो गई। इसके अलावा स्टार्टअप कल्चर आजकल काफी बूम पे है, हर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है। तो स्टार्टअप से रिलेटेड एक बड़ी प्यारी सी किताब है पीटर थियल की। पीटर थियल कौन है? पीटर थियल पेपाल के फाउंडर है, अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। और पेपाल कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि एलॉन मस्क भी पेपाल के फाउंडर है, पीटर थियल उसी में थे। ही वॉज द को फाउंडर। तो इनके साथ ही और भी कई सारे लोग थे। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पीटर थियल कौन से इंसान है। और इस किताब की रिकमेंडेशन मुझे दी थी, मुझे मतलब ऐसे पर्सनली नहीं, लेकिन किसी वीडियो के थ्रू मुझे देखने को मिली थी। ओयो के जो फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, है ना, रितेश अग्रवाल ने एक बार रिकमेंड किया था कि 0 to 1 ये जो किताब है पीटर थियल की, इसको पढ़ना चाहिए। और उस रिकमेंडेशन के बाद जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे अपने बाकी दोस्तों को भी इसे रिकमेंड करना चाहिए। और 0 to 1 का मतलब क्या है, मैं एक डायग्राम से अगर समझाऊं तो ऐसे, ठीक है। इस ग्राफ की ऐसे बात करते हैं पीटर थियल कहते हैं कि जो ग्रोथ होती है ना, एक तो होती है अपसाइड वाली और एक होती है साइडवेज वाली। जो साइडवेज वाली ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन ये 0 to 1 वाली ये जो ग्रोथ है, ये वर्टिकल ग्रोथ, इस वर्टिकल ग्रोथ में डिसरप्शंस आते हैं। डिसरप्शंस कैसे आते हैं? जैसे कि फेसबुक बना, फेसबुक अपने आप में एक डिसरप्शन था। जब माइक्रोसॉफ्ट आया, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक डिसरप्शन था। इसी तरह से वो कंपनीज जो अपने आसपास की सोसाइटी में एक बड़ा डिसरप्शन लेके आती हैं, वो 0 to 1 वाली कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा बाकी जो डेवलपमेंट्स होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, वो साइडवेज वाले होते हैं। और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको 0 to 1 वाली डिसरप्शन वाले एरिया में एफर्ट लगाना चाहिए। ये मेहनत का काम है, इसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनेंगे, बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर बनेंगे। जैसे कि चैट जीपीटी भी या जो डीप सीक है, ये भी 0 to 1 की कैटेगरी में आता है। तो ये पीटर थियल की किताब, अगर आप उस माइंडसेट के हैं, स्टार्टअप वगैरह के बारे में जानते हैं, बिजनेस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो 0 to 1 एक किताब है पीटर थियल की। प्यारी सी किताब है, ये भी ज्यादा मोटी नहीं है, इसकी ये भी करीब 200 पेज की किताब है, आराम से कंप्लीट की जा सकती है। हालांकि ऐसी किताबों को निपटाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मैंने 1 दिन में निपटा दिया, 2 दिन में निपटा दिया। आराम से पढ़िए, एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर पढ़िए, एक एक पेज, 2-2 पेज पढ़िए और उस पर कंटेम्पलेट कीजिए, उस पर विचार विमर्श कीजिए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। निपटाने के लिए मत पढ़िए। इस बात पे फोकस मत कीजिए कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली है, संख्या पे मत जाइए, वहां का
निचोड़ क्या था, आपने क्या सीखा वहां से, उस बात पे ज्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, ये चारों तो मैं पढ़ चुका हूँ, अभी जो पढ़ रहा हूँ हाल फिलहाल में कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, वो है थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स। अगर आप साइकोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इडियट्स का मतलब यहाँ पे क्या है और सराउंडेड बाय इडियट्स का मतलब क्या है? देखिए, कई बार ना हम, जब कोई भी व्यक्ति हमसे सहमत नहीं होता है या हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा होता, तो हमें लगता है कि वो इडियट है, ठीक है। और बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे विचारों से पूरी तरह सहमत हो सकता है वो ना बोले, लेकिन उसके कामकाज करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका और ओवरऑल जो उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी दुनिया है, उसकी जिंदगी है, वो हमसे डिफरेंट होगी। और जहां भी हम उससे असहमत होंगे, हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? ही इज एन इडियट और सी इज एन इडियट। बट द पर्सन मे नॉट बी एन इडियट, इनफैक्ट वो पर्सन इडियट नहीं होता है, वो सिर्फ हमसे डिफरेंट होता है, उसकी अप्रोच हमसे डिफरेंट होती है। तो यहां पे थॉमस एरिक्सन यही कहते हैं, सराउंडेड बाय इडियट्स, यानी कि हम खुद को, हर इंसान खुद को समझदार समझता है और बाकी उसके इर्द गिर्द की दुनिया को वो बेवकूफ ही समझता है, एज लॉन्ग एज द पर्सन उससे डिसएग्री करता है। तो वो जो लोग जिनको हम इडियट समझते हैं, वो दरअसल इडियट नहीं है, बस उनकी ओपिनियन हमसे अलग है। और जिनकी ओपिनियन हमसे अलग है, जिनका लाइफस्टाइल, जिनका ओवरव्यू, वर्ल्ड व्यू हमसे अलग है, उनके साथ कैसे डील किया जाए, तो उससे रिलेटेड ये किताब है। मैं इसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, इसलिए फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये किताब अभी तक जितना मैं पढ़ा हूं, मैं कह सकता हूं कि हाँ, इसको पढ़ना चाहिए। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए ये किताब बहुत प्यारी है। तो आज की रही ये 5 किताबें। 5 किताबों में पहली कौन थी? सुनसान के सहचर, श्री राम शर्मा आचार्य की। मेडिटेशन एंड मेथड, इट्स मेथड, स्वामी विवेकानंद की। फ्रैंकेस्टीन, मैरी सेली की। 0 to 1, पीटर थील की। और इसके अलावा सराउंडेड बाय इडियट्स, थॉमस एरिक्सन की। इसमें से 2 किताबें तो मैं हिंदी में लेके आया हूँ, एक किताब हिंदी में है, सॉरी, ये सुनसान के सहचर, ये मैं हिंदी में लेके आया हूँ। इसका इंग्लिश वर्जन है कंपेनियंस इन सॉलिट्यूड। सुनसान के सहचर, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसका नाम है, इंग्लिश में इसका नाम जो उन्होंने ट्रांसलेशन लिखा है, कंपेनियंस इन सॉलिट्यूड। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो ये किताब हिंदी में ही पढ़िए। इसके अलावा जो बाकी किताबें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में ज़्यादा सहज हैं। हिंदी और अंग्रेजी में ये दोनों में उपलब्ध है, तो जो भी भाषा में आप सहज हो उसमें ले लीजिए और पढ़िए और शुरुआत करिए इस किताब के साथ। और दूसरे नंबर पे जाइए, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स पे। तो ये थी आज की 5 बुक रिकमेंडेशंस। आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे बुक रिकमेंडेशंस के साथ। किताबें पढ़ते रहिए और अपने दिमाग को पैना करते रहिए, ठीक है? ओके, बाय।